नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 14 फरवरी 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। पहला है इंडिया सेमीकंडक्टर ड्रीम। देखिए, इंडिया अपने सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हम अकेले नहीं है जो फैब मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाने की जरूरत कर रहे हैं। फैब मतलब फैब्रिकेशन, सेमीकंडक्टर की डिजाइन, उनको बनाना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, तो फैब मैन्युफैक्चरिंग बोला जाता है। इसको कभी कभी फैब सप्लाई चेन भी कहा जाता है। ओवरऑल ईस्ट एशिया के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेबिलिटी है दुनिया की सेमीकंडक्टर बनाने में। ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज, तो आप वियतनाम की बात कर लो। वियतनाम तो खैर बहुत कम है, मेनली अगर आप देखो तो ताइवान, साउथ कोरिया और बहुत हद तक चाइना। ये तीन ऐसी कंट्रीज हैं जो ओवरऑल एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट पूरी करती हैं फैब मैन्युफैक्चरिंग की, सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की। लेकिन अब यूएस, यूरोप की बहुत सी कंट्रीज और इंडिया ये कैपेबिलिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की अपने पास लेना चाहती हैं। क्यों लेना चाहती हैं, इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर अगला आर्टिकल जो मैं डिस्कस करूंगा, अ गेम ऑफ थ्रोन्स इन कांग्रेस। देखिए, ये जो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस है ना, ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्टेट की यूनिट है, इसको आप बोलते हो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इसमें दो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, एक तो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया साहब और दूसरे हैं कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आपके हेड, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेड डीके शिव कुमार साहब। तो कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है कर्नाटका के अंदर, उसमें जो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है डॉक्टर डीके शिव कुमार कह लीजिए, और जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया, इनकी आपस में नहीं बन रही है और आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे कैसे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कर्नाटका की लेजिस्लेटिव काउंसिल में लीडर ऑफ द अपोजिशन की सीट के लिए इन दोनों के बीच में लड़ाई होती नजर आ रही थी। किसके किसके बीच में, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में। तो यहां पे अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सिलेक्ट किया गया, मतलब लीडर ऑफ द अपोजिशन यहां पे कौन सिलेक्ट किया गया, तो बीके हरिप्रसाद सिलेक्ट किए गए। और बीके हरिप्रसाद ओवरऑल इनको सपोर्ट कौन कर रहा था, तो शिव कुमार सपोर्ट कर रहे थे। बीके हरिप्रसाद पहले मिस्टर सिद्धारमैया को बहुत अपोज करते थे, इनके खिलाफ बोलते थे। मिस्टर सिद्धारमैया किसको सपोर्ट कर रहे थे, सीएम इब्राहिम को, लेकिन सीएम इब्राहिम लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बने, लीडर ऑफ द अपोजिशन बने बीके हरिप्रसाद। बीके हरिप्रसाद को सपोर्ट कर रहे थे शिव कुमार, और बीके हरिप्रसाद ओपनली बोलते हैं सिद्धारमैया के अगेंस्ट। हालांकि यहां पे सिद्धारमैया बहुत नाराज हो गए और कांग्रेस पार्टी हाई कमांड ने बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट्स किए जो कि सिद्धारमैया को खुश कर सके। कुल मिला के यहाँ पे सिद्धारमैया और शिव कुमार दोनों की ईगो को कांग्रेस हाई पार्टी, जो कांग्रेस कमांड, सेंट्रल कमांड है, वो ओवरऑल खुश करने की कोशिश कर रही है कि भाई ये लोग पार्टी के हित में काम करें, आपस में एक दूसरे के साथ ना लड़े। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि सिद्धारमैया के एक फॉलोवर एमएलए अशोक पठान को एक शो कॉज नोटिस किया कांग्रेस हाई कमांड ने। क्यों, क्योंकि अशोक कमांड डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं, डेरोगेटरी रिमार्क कर रहे हैं। मिस्टर अशोक पठान ने रिसेंटली शिव कुमार के अगेंस्ट उल्टी सीधी बातें बोली थी। ऐसा बताया जाता है कि अशोक पठान सिद्धारमैया के साथ मिलकर शिव कुमार के अगेंस्ट प्लानिंग वगैरह कर रहे थे। तो इस प्रकार की चीजें ओवरऑल कांग्रेस को एक कमजोर लाइट में दिखा रही हैं कर्नाटका के अंदर। फिर कर्नाटका के अंदर ये जो हिजाब इशू है, अब इस हिजाब के इशू को लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक स्टैंड होना चाहिए, ठीक है ना। बीजेपी को सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्रिटिसाइज कर रही हैं, तो कांग्रेस के अंदर आप देखो तो हिजाब इशू को लेकर अलग अलग प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं। जो मिस्टर सिद्धारमैया है वो ये बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी सरकार गलत कर रही है एजुकेशन डिनाई करके। वहीं पे जो मिस्टर शिव कुमार है वो बोल रहे हैं नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तरीके से काम करेंगे। मतलब कांग्रेस की जो इंटरनल मेंबर है कर्नाटका के अंदर, उनका हिजाब को लेके एक कॉमन स्टैंड नहीं है, सब अपने अलग अलग स्टैंड दे रहे हैं। सिमिलरली अभी मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेके जो पद यात्रा हुई थी, जिसके ऊपर विनीत सर ने भी वीडियो बनाई थी, वहां पे भी मिस्टर शिव कुमार और मिस्टर सिद्धारमैया का अलग अलग स्टैंड था, जबकि दोनों ही कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इससे क्या पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी अंदर से यहां पे बटी हुई है, और आगे आने वाले इलेक्शंस में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अंदर से बटी हुई है तो वो उसके लिए अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने छोटा से तौर पे ये आर्टिकल यही डिस्कस कर लिया, अलग से इसको डिस्कस नहीं करूंगा। फिर अगला है द एरा ऑफ कॉम्बैटिव फेडरलिज्म। यहां पे मोदी सरकार की बुराई की गई है, किस कंटेक्स्ट में,
तो भैया अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव आईएएस कैडर रूल्स 1954 बदले गए हैं, जिसके चलते स्टेट की सरकार का जो वीटो होता था किसी सिविल सर्वेंट को अपने यहाँ रखने का, वो केंद्र की सरकार ने छीन लिया है। फिर प्रेसिडेंट जो बीजेपी की सरकार है वो ऐसी कौन सी चीजें कर रही है, प्रेसिडेंट मोदी सरकार ऐसी कौन सी चीजें कर रही है कि इंडिया में कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बजाय कॉम्बेटिव फेडरलिज्म आ रहा है, मतलब केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। चूंकि यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स एंटी गवर्नमेंट है, उनको एक एंटी गवर्नमेंट तरीके से पेश किया जा रहा है, तो मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ओवरऑल आप चाहो तो खुद पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अब यूपी की पॉलिटिक्स से रिलेटेड आर्टिकल है, नहीं डिस्कस करेंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा मुझे आज का, वो ये है डिपिंग ग्राफ इन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये मुझे लगा आज का सबसे बेस्ट आर्टिकल। इंडिया के अंदर ये जो लेबर क्लास काम करने वाले, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डाटा कंपाइलेशन हम कैसे कर रहे हैं, लेबर ब्यूरो क्या डाटा कंपाइलेशन का काम सही तरीके से कर रहा है, क्या अलग अलग राज्य की सरकारें डाटा कंपाइलेशन का काम सही तरीके से कर रही हैं, इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। मैं कहूंगा आज का बेस्ट आर्टिकल है, इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर फॉल्ट एंड रिकवरी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा निकल के आया था दिसंबर का, जिसके बारे में मैंने कल के करंट अफेयर्स में भी बात की थी। आज ओवरऑल ये डाटा क्या बताता है हमें ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिकवरी के बारे में, इसके बारे में समझेंगे। और रिसेंटली हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब ऑस्ट्रेलिया गए हुए मेलबर्न में, और मेलबर्न में क्वाड की मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कैसे इंडिया यहाँ पे ओवरऑल एंटी चाइना और प्रो रशिया होके क्वाड को एक बैलेंसिंग एक्ट की तरफ लेके चल रहा है, बहुत ज्यादा अपने आप को एंटी रशिया नहीं दिखा रहा है और अपनी प्रायोरिटीज को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव में इंप्लीमेंट कर रहा है, इसको यहां पे समझेंगे। तो 4 आर्टिकल्स कुल मिला के मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, एक एक करके, ठीक है भाई। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं आपका इस आर्टिकल से, ठीक है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में यहां पे बातचीत हो रही है। गुंजन कृष्ण साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, और ये गुंजन मैडम आईएएस है, ठीक है ना। ये कमिश्नर है इस समय पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, तो मोस्ट प्रोबेबली कर्नाटका कैडर की आईएएस ऑफिसर होंगी ये। इनका क्या बोलना है, इनका ये बोलना है कि पैंडेमिक के समय पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, इसके ऊपर सबका ध्यान आ गया है। पूरी की पूरी दुनिया इस बात को रिकॉग्नाइज कर रही है कि ईस्ट एशिया के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है फैब्रिकेशन सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को लेके। ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज, तो स्पेसिफिकली ताइवान और बहुत हद तक साउथ कोरिया, और उसके बाद आता है चाइना का नंबर। तो इन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी है ज्यादातर कंट्रीज की सेमीकंडक्टर बनाने में। तो अब जो कंट्रीज इन ईस्ट एशिया की कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपनी खुद की सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, और इसलिए आप देखोगे कि उन्होंने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे यूएस ने यहाँ पे $50 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया, जिसके थ्रू वो लोग फाउंड्रीज बनाएंगे अपने देश के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करती है, जितने भी मैं बनाता हूँ लेक्चर्स, सुबह का करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, इससे वीडियो ज्यादा लोगों को रेकमेंड करता है, और मेरे भी एफर्ट्स को थोड़ा सा आप कह लो एक विजिबिलिटी मिलती है। चलिए वापस आ जाते हैं। तो यूएस ने $50 बिलियन का पैकेज दिया है अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे जो एक कंट्री है, एक कंपनी है इंटेल नाम की, ये इंटेल नाम की कंपनी अपने एरिजोना कैंपस में 2 फाउंड्री खोल रही है। तो फाउंड्री खोलना मतलब यूएस के अंदर अब सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। फिर कुछ बड़े बड़े चिप मेकर्स हैं दुनिया भर में, TSMC, UMC, तो इनको भी बोला जा रहा है कि भाई आप यूएस के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के बेस को स्टैब्लिश करो। देखा जाए तो ये जो TSMC नाम की कंपनी है, ये 24% सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को कंट्रोल करती है। देखा जाए तो दुनिया भर में सेमीकंडक्टर सप्लाई करती है TSMC, तो ये यूएस में भी अपनी फाउंड्री खोलेगी। जापान और जर्मनी भी ओवरऑल TSMC को बोल रहे हैं कि भाई अपनी टेक्नोलॉजी को लेके हमारी कंट्री में आओ और हमारे यहां पे भी सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग करो। अब जब अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज ये कोशिश कर रही हैं कि उनके खुद के यहां सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, तो इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया ने भी एक $10 बिलियन का पैकेज अनाउंस किया है इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। जब ये पैकेज अनाउंस किया गया था उस समय पे मैंने करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में आपके साथ डिस्कशन किया था। वैसे तो देखा जाए तो $10 बिलियन बहुत कम एलोकेशन है, बट इन एनी केस सरकार इस समय पे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक फोकस दे रही है, ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है। कम से कम 75,000 करोड़ रुपया एलोकेट तो किया गया है यहाँ पे। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ इंसेंटिव्स तैयार किए सरकार ने।
जिसके चलते लीडिंग इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स को हम ये एंटाइज कर रहे हैं कि आप इंडिया के अंदर आइए और इंडिया के अंदर अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करिए, या तो इंडिविजुअल बेसिस पे सेटअप करिए या किसी लोकल पार्टनर के साथ भी आप पार्टनरशिप करके सेटअप कर सकते हैं। तो कुल मिला के सेमीकंडक्टर्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजीज के जनक हैं और यहां पे भारत सरकार बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फर्म्स को इंडिया के अंदर फैब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए बुला रही है। वैसे देखा जाए तो इंडिया डिजाइन कंपोनेंट ऑफ फैब मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी आ गया है। हम लोग बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स की डिजाइनिंग करते हैं, हाँ मैन्युफैक्चरिंग हम ज्यादा नहीं करते हैं। तो डिजाइनिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश है यहां पे सरकार की। यूएस के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं सेमीकंडक्टर्स के डिजाइनर काम करते हैं, चिप्स के डिजाइनर काम करते हैं, तो इंडिया के अंदर काम करते हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर्स और टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए यूएस के बाद द मोस्ट नंबर ऑफ डिजाइनर्स आर इन इंडिया। कर्नाटका की बात की जाए तो 85 फैबलेस चिप डिजाइन हाउसेस हैं अलग अलग ग्लोबल कंपनीज के कर्नाटका के अंदर। सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और ऑटोमोशन टूल्स में इंडिया काफी आगे है। यह अलग बात है कि डिजाइन के बाद उन डिजाइन को मैन्युफैक्चर बाकी देशों में किया जाता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम इंडिया में क्रिएट करने की कोशिश कर रही है सरकार। लेकिन देखिए एक बात क्लियरली इस आर्टिकल में लिखी हुई है कि अगर आपको सच में इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ाना है तो भाई आपको डिमांड को लॉक इन करना पड़ेगा। जो भी सेमीकंडक्टर्स आप इंडिया के अंदर बना रहे हो वो मार्केट में बिकने चाहिए, मार्केट में उनको बेचने के लिए ऑर्डर्स प्लेस होने चाहिए। तो नो डाउट मैन्युफैक्चरिंग आप अपने देश में कर रहे हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो सेमीकंडक्टर मार्केट में बिके, इस बात के ऑर्डर प्लेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर देखा जाए तो दुनिया भर में इस समय पे सेमीकंडक्टर डिमांड है $24 बिलियन। 2030 तक ये डिमांड पहुंच जाएगी $80 to 90 बिलियन। और अगर आप देखो तो सेमीकंडक्टर की बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एप्लीकेशंस में अलग अलग प्रकार के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। सेमीकंडक्टर्स कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है, अलग अलग नाना प्रकार के वेराइड डाइवर्स सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि हम उस सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले लें जो मैच्योर टेक्नोलॉजी को बिलोंग करती है, जिसको आराम से मार्केट में बेचा जा सके। और बेस्ट तरीका क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज की कंपनियां हो गई, उनको हम इंसेंटिव दें कि वो हमारे देश के अंदर आए, अपनी फैब्रिकेशन कंपनीज को स्टैब्लिश करें, सेमीकंडक्टर बनाएं और फिर पूरी दुनिया में या डोमेस्टिक मार्केट में जहां जहां भी बेचना चाहते हैं बेचें। तो इससे होगा क्या कि ऑटोनॉमस तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से हमारा जो सेमीकंडक्टर सेक्टर है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। जो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है, इट इज एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट सप्लाइंग प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल्स लाइक मिनरल्स एंड गैसेस टू द फैब एंड एटीएमपी। एटीएमपी क्या है? तो असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग इंडस्ट्री। तो इन इंडस्ट्री को इनपुट प्रोवाइड करना, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, इसकी कोशिश ऑलरेडी शुरू कर दी गई है द इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के द्वारा। इंडिया के अंदर ओवरऑल सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मेकिंग में जो भी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, इनको लोकल लेवल पे जो भी सरकारी मदद मिल सकती है, जो भी रॉ मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये सब अवेलेबल करवाने की कोशिश की जा रही है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के द्वारा, और सरकार भी यहाँ पे एक्टिवली सपोर्ट कर रही है। जरूरी ये है, जैसे होता है ना कि फार्मिंग सेक्टर में भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस, तो फार्मिंग सेक्टर के बैकवर्ड लिंकेजेस क्या होंगे कि भाई फार्मर्स को अच्छी सीड अवेलेबल करवाओ, इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवाओ, ट्रैक्टर वगैरह प्रोवाइड करवाओ कि जुताई गुड़ाई जल्दी कर सके। और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है कि फाइनल प्रोडक्ट जब फार्मर बना दे तो उसको मार्केट में सही समय पे बेच दिया जाए और फार्मर को अच्छा पैसा मिल जाए। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन में भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस बनाने की जरूरत है। तो सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनपुट, रॉ मटेरियल, फाइनेंसिंग चाहिए, वो सब तो अवेलेबल हुई। फिर सेमीकंडक्टर बनने के बाद मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो, उनको बेचना भी जरूरी है। ये दोनों चेन्स जब तक इंडिया के अंदर नहीं बनेंगी तब तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर फ्लोरिश नहीं कर पाएगी। और ओवरऑल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर फ्लोरिश करवाने के लिए एक तो हमको चाहिए हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई 99.7% अप टाइम होना चाहिए। कम से कम एक सेमीकंडक्टर प्लांट को आप 2 ग्रिड से जोड़ो, एक ग्रिड फेल हो जाए तो दूसरे ग्रिड से आप कह लो कि इलेक्ट्रिसिटी आती रहे। फिर भाई अवेलेबिलिटी ऑफ सेमी कंडक्टर ग्रेड अल्ट्रा प्योर वाटर। देखिए सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बहुत हाई लेवल का प्योर पानी चाहिए, कम से कम 10 mld पर फैब, मतलब हर लेबोरेटरी के लिए 10 mld मतलब मेगा लीटर्स पर डे पानी। तो ओवरऑल एक साफ अल्ट्रा प्योर पानी इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अवेलेबल करवाना जरूरी है। प्लस देखिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 24 घंटे काम करती है, तो यहाँ पे डे और नाइट शिफ्ट दोनों लगा करेंगी।
और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वुमेन वर्क फोर्स भी काम करेगी। तो इस वुमेन वर्क फोर्स के लिए नाइट के लेवल पे पूरी की पूरी सेफ्टी, सिक्योरिटी, किसी भी दूसरे प्रकार के लेबर इश्यूज यहाँ पे नहीं उठने चाहिए, क्योंकि हाई स्किल्ड जॉब है यहाँ पे। तो लेबर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर और भी बातें लिख रखी हैं कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसके थ्रू हम लोग अच्छी कर सकते हैं सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिजीम को इंडिया के अंदर ओवरऑल और इवॉल्व करने की जरूरत है। इससे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया के अंदर आएंगी, जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है वो ओवरऑल बढ़ेगा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। प्लस जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे लेडार, फेस्ड एरे, इनको भी ओवरऑल यहाँ पे डेवलप करने की जरूरत है। ये हमारी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में आगे आने वाले समय में एक पुश देंगे। तो ये थी आज की हमारी ये एनालिसिस। नेक्स्ट बात करते हैं अगला आर्टिकल, फॉर समथिंग द क्वाड रिमेन्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु शेयर मेनी थिंग्स बट नॉट अ कॉमन एनी। देखिए, क्वाड की मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है मेलबोर्न में, और एक प्रकार के कह लो कि एक बेसिक प्लेटफॉर्म सेटअप हुआ है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस के जो लीडर्स है ना, इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, मोदी जी, बाइडेन हो गए, ये ओवरऑल जाके टोक्यो में मिलेंगे। और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो क्वाड जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, नो डाउट आप कह सकते हैं कि दिस इज अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि यूएस की फंडिंग के चलते हम 1 बिलियन वैक्सीन बना रहे हैं कोरोना की, और ये वैक्सीन जापानीज और ऑस्ट्रेलियन नेटवर्क्स के थ्रू पूरी दुनिया में बांटी जाएंगी। हम लोग मिलके क्वाड कंट्रीज 130 करोड़ डोजेस कोविड की पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे। फिर एक इंडो पैसिफिक क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन फोरम बन रहा है, जिसके चलते क्लाइमेट चेंज को अरेस्ट करने की कोशिश करेगा क्वाड। फिर एक सेफ और ट्रांसपेरेंट 5G सिस्टम्स को बनाने के लिए भी क्वाड में कोऑपरेशन चालू है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्ट और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन में भी क्वाड एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। मतलब प्रैक्टिकल सपोर्ट देना रीजन को, ये टारगेट है यहाँ पे क्वाड का। फिर इंडिया ने यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बातचीत की है। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के लिए आप कह सकते हो कि जो क्वाड की ग्रुपिंग है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे एक फ्री और ओपन पैसिफिक ओशन बनाना, चाइना का यहाँ पे सीधे सीधे नाम नहीं लिया गया है, लेकिन वो कंट्रीज जो कोअर्शन के थ्रू अपनी चलाने की कोशिश करती हैं, उनको पुशबैक करना, और सारी लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ मिलकर कोऑपरेशन करके अपनी फुटिंग को सेटअप करना रीजन में, ये यहाँ पे टारगेट है क्वाड का। और इसी टारगेट को हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आप कह लो परस्यू कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं क्वाड के थ्रू। ओके, म्यांमार की सिचुएशन के ऊपर भी यहाँ पे बातचीत हुई है, लेकिन म्यांमार को लेके इंडिया सीधे सीधे यूएस लाइन को टो नहीं कर रहा है। म्यांमार को लेके हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर साहब ने साफ साफ बोल दिया कि हम चाहते हैं कि म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी आए, लेकिन हम वेस्टर्न सैंक्शंस म्यांमार के ऊपर लगे इसके फेवर में नहीं है। ओवरऑल रशिया नाटो के टेंशंस को भी लेके रशिया के अगेंस्ट इंडिया ने यहां पे कुछ भी नहीं बोला है। यूक्रेन में जो भी जापानी सिटीजन्स थे, आप कह लो ये ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स थे, यूएस सिटीजन्स थे, इनको अपनी अपनी सरकार की तरफ से एडवाइजरी मिल गई, तुरंत यूक्रेन छोड़ो, रशिया अटैक कर सकता है। लेकिन इंडिया ने यूक्रेन में रहने वाले इंडियन नागरिक के लिए ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। हालांकि इंडिया ने रशिया और यूक्रेन को साफ साफ बोल दिया कि जो इंडियंस यूक्रेन में रह रहे हैं, हम उनकी सिक्योरिटी की जरूर चिंता करते हैं, आप उनको बचा के रखो। लेकिन इंडियंस को यूक्रेन छोड़ने को नहीं बोला है भारत सरकार ने। तो ये कह के इंडिया ने अपनी कह लीजिए कि एक भरोसा दिखाया है रशिया के ऊपर भी और यूक्रेन के ऊपर भी। तो कुल मिला के रशिया के एंटी नहीं हो रहा है यहाँ पे इंडिया। नाटो जो चाहता है, यूएस जो चाहता है कि एक एंटी रशिया कह लो ग्रुपिंग बने, इंडिया बहुत क्लियरली एक बात बोल चुका है कि हम रशिया के ऊपर जो यूएस का असेसमेंट है, उस असेसमेंट को टो नहीं करेंगे। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे रशिया के प्रति अपनी दोस्ती को मेंटेन रखा है, और मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिकली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, मिस्टर जयशंकर साहब ने ये जरूर बोला है कि इंडिया के बॉर्डर पे ट्रूप्स को अमैस करके चाइना ने अपने रिटन एग्रीमेंट्स को तोड़ा है, और ओवरऑल एक जो भरोसे की चीज थी इंडिया चाइना रिलेशंस के बीच में, उसको यहां पे तोड़ के रख दिया है। कुल मिला के क्वाड को जिस प्रकार से पोर्ट्रे किया जयशंकर साहब ने, यहां पे आप कह सकते हो कि क्वाड एक ऐसी ग्रुपिंग है विच इज फॉर समथिंग नॉट अगेंस्ट समबडी। मतलब इंडिया ने यहां पे सीधे सीधे प्रोक्लेम किया है कि हम ये ग्रुपिंग किसी के अगेंस्ट एक ग्रुपिंग बनाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट एक आप कह लो लोकल गैंग से बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम कुछ पॉजिटिव पाने के लिए इस क्वाड की ग्रुपिंग को डायरेक्शन दे रहे हैं। मतलब यहां पे क्वाड मिलिटराइज नहीं हो रहा है,
वो अलग बात है कि चाइना रह रह के बोलता रहता है कि क्वाड को मिलिटराइज करने की कोशिश कर रही है, एक एंटी चाइना फ्रंट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है। हमारा टारगेट ओवरऑल यहाँ पे डेवलप करना है, पीस एंड सिक्योरिटी को लेके आना है, एक पीसफुल इलाका बनाना है और कोवर्शन को पुश बैक करना है। नेक्स्ट, अ फॉल्ट इन रिकवरी, फ्लेलिंग फैक्ट्री आउटपुट ट्रेंड सजेस्ट द रिबाउंड इन इकोनॉमी स्लो। देखिए क्या बात है यहाँ पे, यूनियन बजट में ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी का सिनेरियो दिखाया गया, वो दिखाया गया ओवरऑल शार्प रिबाउंड एंड रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन अभी के लिए दिसंबर का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा निकल के आ रहा है, वो रोजी पिक्चर यहां पे नहीं दे रहा है। अगर आप फैक्ट्री आउटपुट देखें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो आप देखोगे कि दिसंबर 2021 में ओवरऑल व्हेन कंपेयर टू दिसंबर 2020 0.4% की ही ग्रोथ देखने को मिली है। समझ गया बात को? तो आप कह सकते हो कि पोस्ट पैंडेमिक ग्रोथ जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, वो लगातार गिर रही है। कुछ हद तक इसके लिए ओमिक्रॉन रिस्पॉन्सिबल है और भी बहुत सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप देखो तो अगस्त 2021 में अगस्त 2020 के कंपैरिजन में 13% ग्रोथ थी, आप कह लीजिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फैक्ट्री आउटपुट को लेके। लेकिन उसके बाद से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ है वो हर महीने गिरती ही जा रही है। शुरू में क्या हुआ था, तो कोरोना का लॉकडाउन लग गया था 2020 में। जब वो लॉकडाउन खुला तो उसके बाद इंडस्ट्री को क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो एक तो लेबर की शॉर्टेज पड़ गई थी, लेबर्स गांव वगैरह चले गए थे, डिमांड ओवरऑल कम हो गई थी, लोगों के कॉन्फिडेंस, बिजनेस इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पे इंपैक्ट आया था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी। ऐसा सबको लगा कि सेकेंड वेव के जाने के बाद ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, इकोनॉमी ओपन हो रही है, इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, लोगों की जेब में पैसे वापस आ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। लेकिन अगर आप देखो तो जो 4 महीने आखिरी रहे हैं 2021 के, ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वहां पे जो इंडस्ट्रियल आउटपुट का एवरेज इंक्रीज है वो केवल 2.5% दिखा है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दशहरा, दिवाली जैसे फेस्टिवल्स हैं, न्यू ईयर जैसे फेस्टिवल्स हैं, इस समय पे तो डिमांड बढ़ती है लोगों की, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे फैक्ट्री आउटपुट का डिमांड, इंडस्ट्रियल आउटपुट का डिमांड ज्यादा बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि जनवरी में जो जीएसटी कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हाई थे, तो सबको लगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जीएसटी कलेक्शंस दो तरीके से होते हैं, एक तो तब जब चीज डोमेस्टिक मार्केट में बिके, एक तो तब जब चीज इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो। जो भी चीज इंडिया के अंदर इंपोर्ट होती है उसके ऊपर केवल कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, उस कस्टम ड्यूटी को जोड़ने के बाद ओवरऑल जीएसटी भी लगता है। वो 12% है, 18% है, वो अलग बात है। ये अलग बात है कि वो जीएसटी कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देते हैं। जैसे इंपोर्टर है, अब मान लो किसी इंपोर्टर ने कपड़ा इंपोर्ट किया, क्लॉथ इंपोर्ट किया, तो क्लॉथ 100 रुपए का इंपोर्ट किया, उसके ऊपर 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी, 18% जीएसटी, कुल मिला के वो क्लॉथ 120 रुपए का हो गया या 130 रुपए का हो गया। तो ओवरऑल जितना जीएसटी पे किया वहां पे उस इंपोर्टर ने, उतना ही जीएसटी उसने अपने कंज्यूमर से, अपने बायर से वसूल लिया। वो खैर एक अलग चीज है। तो कुल मिला के जो जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शंस जनवरी में निकल के आ रहे हैं, इसकी रीजन एक तो ये बताई जा रही है कि जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं गुड्स, वो इंपोर्ट का नंबर बढ़ रहा है और इस इंपोर्ट के थ्रू आने वाला जीएसटी बढ़ रहा है। दूसरा, कुछ जो स्मॉल जीएसटी प्लेयर्स हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे अपने रिटर्न फाइल करते हैं, तो 3 महीने का रिटर्न वो इकट्ठा फाइल कर देते हैं, तो हो सकता है इसलिए आपको जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा नजर आ रहा हो। तो इन सब चीजों के चलते ये बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक आउटपुट जितना रोजी सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, उतना रोजी एक्चुअली में जो हमारा कह लो इकोनॉमिक बूम है, जो हमारा इकोनॉमिक रिसर्जेंस है, वो है नहीं। ये यहां पे बताया जा रहा है। फिर इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 ये बताने की कोशिश कर रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिकवरी होगी, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ेगा, बट एक्चुअली में हमें यहां पे ऐसा देखने को मिल नहीं रहा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिस प्रकार की पिक्चर हमें दिखा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट लेड रिकवरी होगी। क्योंकि देखिए, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट दिसंबर में घटा है, कैपिटल गुड्स 2020 दिसंबर के कंपैरिजन में दिसंबर 2021 में 4.6% कम हुए हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में घाटा हुआ है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में घाटा हुआ है। ये सब मैंने कल के करंट अफेयर्स के लेक्चर में बताया है, अगर कल का करंट अफेयर्स का लेक्चर ना देखा हो तो देख लो जाके। और अभी तो चूंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, तो अलग अलग राज्य की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाली जो एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी है। जब इलेक्शन के रिजल्ट से निकल आएंगे उसके बाद फिर से पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, फिर से डीजल पेट्रोल महंगा हो सकता है। तो कुल मिला के ये जो सरकार यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहा है कि इकोनॉमी का लेवल बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमी आगे बढ़ने वाली है, वो शायद उतनी अच्छी सी बढ़ती नजर नहीं आ रही है अगर आप आईआईपी के डाटा पे फोकस करो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा पे अगर फोकस करो तो। क्योंकि फैक्ट्री आउटपुट बहुत मिनिमम बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कम हुआ है,
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स, इन सब में हमें कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट देखने को मिला है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स क्या होते हैं, ये सब मैंने कल 13 फरवरी के करंट अफेयर्स डिस्कशन में डिस्कस किया है। अगर आपने लेक्चर ना देखा हो तो देख लो जाके। और आज के आखिरी आर्टिकल पे पहुंच जाते हैं, अ डिपिंग ग्राफ इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। देखिए, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स अक्सर कर होते रहते हैं। आपने सुना होगा इंडस्ट्री में आग लग गई, ओवरऑल ऊपर से कोई क्रेन गिर गई, लोग दब के मर गए, इस प्रकार की ओवरऑल न्यूज हमको सुनने को मिलती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हैजार्डस इंडस्ट्री में, और कई बार ये जो न्यूज़ेस वगैरह है ना, ये प्रॉपर हमारे पास ट्रांसपेरेंसी से हमारे सामने आ नहीं पाती हैं। अभी रिसेंटली एक क्रश्ड रिपोर्ट 2021 रिलीज हुई है। इसको रिलीज किया सेफ इन इंडिया नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, SII के द्वारा, और ये रिपोर्ट द हिंदू में ही छपी थी। और यहां पे ओवरऑल ऑटो सेक्टर में क्या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का हिसाब चल रहा है, इसके बारे में बताया गया। देखा जाए तो ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ नाम का फैक्टर है, इसको सरकारों द्वारा और पॉलिसी मेकर्स द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया गया। इवन ट्रेड यूनियंस जो कि वर्कर्स के राइट्स के लिए लड़ते हैं, वो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। वो इंसेंटिव्स के बारे में ज्यादा बातचीत करते हैं, बट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती। देखिए, अगर आप देखो तो दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सेफ वर्क प्लेसेस को बनाने के लिए। एक तो पहली स्ट्रांग मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, प्रॉपर तरीके से सरकार समय समय पर हर इंडस्ट्री में अपने इंस्पेक्टर्स भेजे और ये चेक करे कि कुल मिला के लेबर्स को प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का सिस्टम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा तरीका ये है कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस टू फ्रेम करेक्टिव एक्शंस एंड पॉलिसी। लेबर जहां पे जितने जितने भी काम कर रहे हैं, जिस कंडीशंस में काम कर रहे हैं, उसका एक प्रॉपर डाटाबेस होना चाहिए। उस डाटाबेस में हर फैक्टर को डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ पे लेबर के साथ ऐसा हो रहा है, यहाँ पे लेबर के साथ ऐसा हो रहा है। एक प्रॉपर स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल होना चाहिए, इंडिया में कितने इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्या क्वालिटी पैरामीटर सेटअप किए गए हैं, क्या प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन हो रहा है, जिन लोगों ने क्वालिटी नॉर्म्स को वॉयलेट किया है उनको सजा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस भी मिसिंग है इंडिया के अंदर, और प्रॉपर इंस्पेक्शंस भी नहीं होते हैं। इसको हम इस आर्टिकल में डिटेल में देखेंगे। अगर आप देखो तो भाई, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को कंपाइल कौन करता है? लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है। लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है, डाटा पब्लिश करता है इंडस्ट्रियल इंजरी से रिलेटेड। लेकिन ये डाटा कुछ इंडस्ट्रीज तक ही लिमिटेड है। फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गई, रेलवेज, डॉक्स, पोर्ट्स, यहां पे ओवरऑल जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनको लेबर ब्यूरो डॉक्यूमेंट करता है। अब पहली बात तो प्लांटेशन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सर्विस सेक्टर, यहां पे जो लेबर के एक्सीडेंट्स होते हैं उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता है। सबसे पहला सवाल, क्यों नहीं डॉक्यूमेंट किया जाता है? यहां पे काम करने वाले भी लोग भी तो इंसान हैं। दूसरा, ये जो लेबर ब्यूरो डाटा कंपाइल करता है, ये डाटा लेबर ब्यूरो के पास आता कहां से? अलग अलग राज्य की सरकारें डाटा प्रोवाइड करती हैं। और ये बात यहां पे बोली जा रही है कि अलग अलग राज्य की सरकारों ने खुद डाटा को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं किया है। 2013-14 के दौरान बहुत बड़े बड़े स्टेट जैसे दिल्ली, गुजरात, केरला, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन्होंने प्रॉपर तरीके से वो डाटा कि इनके यहाँ पे कितने लेबर के इंसिडेंट हुए हैं, चाहे वो फैटल हो चाहे नॉन फैटल हो। फैटल मतलब जहां पे लेबर की जान चली गई, नॉन फैटल मतलब उसको इंजरी लगी, जान नहीं गई। दोनों ही प्रकार के स्टैटिस्टिक्स को प्रॉपर तरीके से बहुत सारे स्टेट्स ने कंपाइल नहीं किया है। तो अगर आप देखो तो 2010 से लेकर 2015 के टाइम पीरियड में जो एवरेज नॉन फैटल इंजरीज थी वो थी सालाना 21,730, लेकिन 2016 से 2019 के टाइम पीरियड में ये हो गई 5,811। तो इसका क्या मतलब है कि 2010 से लेकर 2015 के टाइम पीरियड में सालाना 21,000 नॉन फैटल इंजरीज लगती थी लेबर को, और 2016 से 2019 में 5,811 ही लगी। तो क्या सच में लेबर के काम करने के तरीके में इंप्रूवमेंट हुआ है कि इंजरी कम हो रही है? नहीं, डाटा नहीं कंपाइल हुआ है। राज्य की सरकारों ने प्रॉपर तरीके से नॉन फैटल इंजरीज का डाटा कंपाइल नहीं किया, उसको लेबर ब्यूरो के पास नहीं भेजा। इसलिए इस समय पे जो फाइनल डाटा हमको नजर आ रहा है उसमें इंजरी के इंसिडेंट कम नजर आ रहे हैं, बट एक्चुअली में इंसिडेंट ज्यादा हो रहे हैं, वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। अभी के लिए 2017-19 के टाइम पीरियड में पर फैक्ट्री टोटल इंजरी 0.02 बताई जा रही, जो कि बिल्कुल ही फर्जी है, बिल्कुल ही गलत है। यहां पे डाटा कंपाइलेशन में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे देखा जाए जो फैटल इंजरी होती हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि फैटल इंजरी में ऑब्वियस सी बात है एक इंडिविजुअल की जान चली जाती है। लेकिन नॉन फैटल इंजरी ज्यादातर रिपोर्ट ही नहीं होती। डाटा कंपाइलेशन राज्य की सरकारों के द्वारा सही है ही नहीं। अगर पुराने समय के डाटा से अगर हम कंपेयर करें, जब राज्य की सरकारें थोड़ा बहुत डाटा रिपोर्ट करती थी, तो 2006 में जो टोटल फैटल इंजरीज हुई थी उसमें 15% शेयर था गुजरात का, और जो टोटल नॉन फैटल इंजरीज थी ऑल ओवर इंडिया उसमें 25.7% शेयर था गुजरात का। फिर केरला की बात की जाए
केरला का 2005 में जो शेयर था फैटल इंजरीज में वो था 2.95%, 94% और नॉन फैटल में 6.73%। तमिलनाडु का 2005 में फैटल इंजरी में शेयर था 8.16%, नॉन फैटल में 11.11%। महाराष्ट्र का 2004 में फैटल इंजरीज में शेयर था 25.65%, नॉन फैटल में 36.78%। तो इन सब चीजों से ओवरऑल एक स्टैटिस्टिक को यहां पे डिराइव किया है ऑथर ने। ऑथर ये बोल रहा है कि ऑल इंडिया जो फैटल इंजुरीज के फिगर हैं उनको 40 से 50% कम रिपोर्ट किया गया है, और जो नॉन फैटल इंजुरीज के फिगर हैं उनको 50% से ज्यादा कम रिपोर्ट किया गया है। कम से कम 50% अंडर रिपोर्टिंग है नॉन फैटल इंजुरीज में, इससे बहुत ज्यादा भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है। राज्य की सरकारों को जो समय समय पर लेबर ब्यूरो को डाटा भेजना चाहिए फैटल और नॉन फैटल इंजुरीज का, वो भेजते नहीं है। फैटल इंजुरीज का फिर भी भेज देते हैं, क्योंकि जब इंसान की मौत हो जाती है तो उसको तो रिपोर्ट करना ही पड़ता है, लेकिन नॉन फैटल इंजुरी का डाटा अभी भी प्रॉपर तरीके से पूरा नहीं है। अगर आप देखो तो हरियाणा में जो फैटल इंडस्ट्रियल इंजुरीज हो रही हैं उनका डाटा प्रॉपर तरीके से नहीं भेजा जाता है। ये SII की स्टडी बता रही है, मतलब सेफ इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन नाम की स्टडी बता रही है। समझ गए? फिर आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरेट ऑफ जनरल फैक्ट्री एडवाइस एंड लेबर इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड रेफरेंस नोट फॉर 2020-2019, the proportion of working in the sanction post for factory inspectors employment rate for India was 70.60%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर मान लीजिए 100 इंस्पेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है ओवरऑल इंस्पेक्शन के लिए फैक्ट्रीज में, कि लेबर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत है। ओवरऑल फैक्ट्री इंस्पेक्शंस के लिए जो इंस्पेक्टर्स रिक्रूट किए जाते हैं, मान लो रिक्वायरमेंट 100 की है, लेकिन ओवरऑल काम कितने कर रहे हैं? केवल 70 कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 100 की रिक्वायरमेंट है तो 38.93 काम कर रहे हैं, गुजरात में 57.52, तमिलनाडु में 58.32, बिहार में अगर 100 की जरूरत है तो 47.62 काम कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ जितने इंस्पेक्टर्स की जरूरत है जो कि इंस्पेक्शन करते हैं, उसका एक बहुत ही कम परसेंटेज एक्चुअली में रिक्रूट किया गया इंस्पेक्शन करने के लिए। 2019 में डाटा बताया जा रहा है कि देयर वाज 1 इंस्पेक्टर फॉर एवरी 487 रजिस्टर्ड फैक्ट्री। एक इंस्पेक्टर था 487 फैक्ट्रीज के लिए। और अगर आप देखो तो पर 1000 वर्कर्स जो नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स निकल के आ रहे हैं वो है 0.04। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि भाई देखो, हर 25,000 वर्कर्स पे इंस्पेक्शन करने के लिए केवल एक इंस्पेक्टर है। हर 25,415 वर्कर्स पे इंस्पेक्शन करने के लिए केवल एक इंस्पेक्टर है। तो जब इंस्पेक्शन ही नहीं होगा तो ये अलग अलग कंपनीज अपनी लेबर की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं ये हम एसेस ही नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल अगर आप देखो तो वो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज जिनका समय समय पे इंस्पेक्शन हो रहा था उनका नंबर भी गिर रहा है। 2008 से लेकर 2011 के टाइम पीरियड में 36.23% फैक्ट्रीज का इंस्पेक्शन हुआ। फिर नेक्स्ट 2012 से लेकर 2015 में 34.65% कंपनीज का इंस्पेक्शन हुआ, रजिस्टर्ड कंपनीज का। फिर अगर आप देखो तो आगे आने वाले समूह में परसेंटेज ऑफ इंस्पेक्शन 24% तक आ जाएगा। केरला और तमिलनाडु में जो इंस्पेक्शन रेट्स हैं वो ज्यादा है, 63 से 66% है। बट गुजरात और केरला में केवल 26 से 30% रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज में इंस्पेक्शन होता है। हरियाणा में तो केवल 11% रजिस्टर्ड कंपनीज में इंस्पेक्शन होता है। तो नंबर ऑफ कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज जिनका इंस्पेक्शन यहां पे हो रहा है वो भी कम हो गई है। ओवरऑल देखिए, पहले एक टर्म इस्तेमाल किया जाता था इंस्पेक्टर राज। इंस्पेक्टर राज में क्या था कि कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी कंपनी में घुस के ओवरऑल उसकी वर्किंग को रोक सकता था, उसके ऊपर कमियां निकाल सकता था। लेकिन आज की डेट में इंस्पेक्टर राज नहीं बचा है। आज की डेट में सरकारें इन कंपनीज को सपोर्ट करती हैं, तो इंस्पेक्टर और इंस्पेक्शंस करने वालों की जो ताकत है वो बहुत लिमिटेड हो गई। ऊपर से इंस्पेक्टर्स कम है, तो अगर इंस्पेक्टर मान लो कहीं इंस्पेक्शन कर भी दे और ओवरऑल ऑडिट में कोई चीज पॉइंट आउट कर भी दे तो उसके ऊपर इतना प्रेशर होता था, उसको दबाया जाता था। तो कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज आज की डेट में इतनी ताकतवर हो गई हैं कि पहली बात तो इंस्पेक्शन होता कम है, और जो थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन हो रहा है वहां पे भी प्रॉपर तरीके से इन इंडस्ट्रीज को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता, इनको सजा नहीं दी जाती है, इनका कन्विक्शन नहीं होता है। 2015-19 में कन्विक्शन रेट 61.39% था। ऑन एन एवरेज एक फैक्ट्री के ऊपर 12,231 रुपए का फाइन लगाया गया, जितनी भी टोटल इंडस्ट्रीज पे फाइन लगा था, और बहुत कम इंडस्ट्रीज पे यहां पे फाइन लगाया गया था। तो कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरामीटर्स में व्हेन इट कम्स टू लेबर सेफ्टी एंड हेल्थ चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। इसलिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो इंस्पेक्शन के ओवरऑल इकोसिस्टम को सुधारा जाए। दूसरा, एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस यहां पे लेबर्स का तैयार किया जाए, जिसके बेसिस पे ओवरऑल समय समय पे उनको बचाने की कोशिश की जाए। क्योंकि देखिए, इंडिया इंटरनेशनल लेबर
ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन को साइन कर चुका है, लेबर इंस्पेक्शन कन्वेंशन 1947 को साइन कर चुका है, लेबर स्टैटिस्टिक्स कन्वेंशन 1985 को फॉलो कर चुका है। तो प्रॉपर तरीके से अगर लेबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हम इन इंटरनेशनल कन्वेंशन को वायलेट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर ओवरऑल लेबर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को मेंटेन करना ये हमारी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये था, आपने डिटेल में इस आर्टिकल का एनालिसिस किया। आई होप आपको इस आर्टिकल में जो व्यू पॉइंट्स दिए हुए अच्छे लगे हो दोस्तों। मुझे आज का बेस्ट आर्टिकल लगा ये KR श्याम सुंदर साहब ने इसको लिखा है, प्रोफेसर हैं ये HRM एरिया, एक्सेलराइज जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर में। काफी अच्छा MBA का कॉलेज है, जो लोग MBA वगैरह की तैयारी करते हैं वो कॉलेज जाना चाहते हैं। तो आई होप आपको मजा आए इस लेक्चर को सुनने में। अगर आपके पास कुछ अलग से व्यू पॉइंट्स है इन पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि बाकी लोग पढ़ें। अगर मुझे सही लगा तो मैं पिन भी कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दो एंड प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन टू हेल्प फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।